नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं राजस्थान से। राजस्थान में पीएफआई के खिलाफ एनआईए का छापा पड़ा है। जी हां, पीएफआई के पदाधिकारियों के खिलाफ रेड पड़ी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने छापेमारी की है। पीएफआई के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ यहां पर रेड डाली गई है। पूर्व जयपुर जिलाध्यक्ष नदीम को हिरासत में लिया गया है। नदीम के मकान और अन्य जगहों पर छापेमारी हुई है। सुबह 6 बजे दिया गया कार्रवाई को अंजाम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नदीम के मकान और अन्य 6 जगहों पर छापेमारी की गई। सुबह 6 बजे दिया गया कार्रवाई को अंजाम। तो राजस्थान में पीएफआई के खिलाफ एनआईए का छापा, पीएफआई के पदाधिकारियों के खिलाफ यहां पर रेड डाली गई। पूर्व जयपुर जिलाध्यक्ष नदीम को हिरासत में ले लिया गया है। तो एनआईए ने छापेमारी की है और इस छापेमारी के तहत पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह 6 बजे दिया गया कार्रवाई को अंजाम। तो राजस्थान में पीएफआई के पदाधिकारियों के खिलाफ रेड डाली गई। पूर्व जयपुर जिलाध्यक्ष नदीम को हिरासत में ले लिया गया और लगातार एनआईए जो है वो पीएफआई के दफ्तरों को खंगाल रही है। उनके खिलाफ जांच तेज कर दी है एनआईए ने। लगातार छापेमारी की जा रही है, अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इनको कहां से विदेशी धन जो है वो मुहैया कराया जाता है, कहां से इनको पैसा जो है वो दिया जाता है। तो तमाम एनआईए की टीम जो है लगातार छापेमारी कर रही है। पीएफआई के बारे में जो भी उनको सुराग मिलता है उनके दफ्तरों पर रेड की जाती है। साथ ही साथ जो भी सुराग मिलता है पीएफआई को लेकर तफसील से उसकी जांच की जाती है और एनआईए इस मामले में लगातार जांच कर रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एनआईए ने छापेमारी की राजस्थान में, तो राजस्थान पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने छापेमारी की। पीएफआई के अधिकारियों के खिलाफ रेड वहां पर डाली गई और पीएफआई की फंडिंग को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसको लेकर लगातार एनआईए की छापेमारी जारी है। बढ़ते दिल्ली की तरफ। दिल्ली में एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। जी हां, आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है दिल्ली के एलजी दफ्तर के बाहर। मेयर चुनाव को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी ये प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, बड़े नेता सड़कों पर उतर आए हैं। उपराज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। उपराज्यपाल पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली में एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि एलजी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो एलजी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। तो उपराज्यपाल के दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ उपराज्यपाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच लगातार विवाद रहा है, लगातार ये विवाद गर्माता रहा है और इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एलजी दफ्तर के बाहर जमा हो गए हैं, जहां पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, एलजी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि एलजी की भूमिका ठीक नहीं रही, जहां तक मेयर चुनाव की बात थी, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एलजी को मुंह की खानी पड़ी है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। दिल्ली में एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान आप नेता आतिशी ने हमारे सहयोगी नमित त्यागी से बात करते हुए क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी एलजी के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन कर रही है। विधायक आतिशी जी हैं। आतिशी जी, कल सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया वो तो आपके हक में था, तो अब इस इस्तीफे की क्या जरूरत? कल सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब मिलकर गैर कानूनी, गैर संवैधानिक निर्णय ले रहे थे। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जब कानून का सम्मान नहीं करता, जब संविधान का सम्मान नहीं करता, तो विनय सक्सेना जी को संवैधानिक पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। कल जो मांगे आपने रखी थी सुप्रीम कोर्ट में, उनको लगभग मांगा, चाहे अल्ट्रामाउंट की वोटिंग की बात हो या फिर तीनों चुनाव को एक साथ कराने की बात हो, आपको लगता है कि अब जो अगली तारीख होगी उसमें बीजेपी के पार्षद कोई हंगामा नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक चुनाव होगा?
देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए चुनाव होने देगी। आखिरी सवाल, कल सीबीआई ने फिर से मनीष जी को सम्मान करके बुलाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की शिक्षा का इससे नुकसान हो रहा है। अब आप ये बताइए कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, जो बीजेपी के मुंह पे तमाचा मारता है, अब उन्हें समझ में आ गया है कि एलजी ऑफिस एक्सपोज हो गया है। अब उन्होंने सीबीआई और ईडी को फिर से उठा लिया है। बिल्कुल, एलजी के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है और सीधे तौर पर आतिशी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये हमारी एक बड़ी जीत है और जल्दी ही अब दिल्ली को अपना अगला मेयर मिलेगा। कैमरा पर्सन शिव कुमार भारद्वाज के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है एलजी दफ्तर के बाहर यहाँ पे नजर आ रहे हैं और उन्होंने साथ ही साथ प्लाई कार्ड भी लगाए हुए हैं। उनकी यही मांग है कि एलजी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एलजी दफ्तर के बाहर, उनका कहना है कि एलजी की भूमिका ठीक नहीं रही। तो मेयर चुनाव को लेकर ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं, जहां पे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपराज्यपाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेयर चुनाव से संबंधित जो भी कार्रवाई थी उसमें एलजी की भूमिका ठीक नहीं रही और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है अब ये चुनाव हो रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर के जो चुनाव अब तक नहीं हो पाए हैं, साफ तौर पर एल्डरमैन जो कि नामित पार्षद है उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये उम्मीद जता रहे हैं कि अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव ठीक तरीके से हो जाएगा। आप मेयर के लिए आपकी प्रत्याशी शैली ओबराय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो सुनवाते हैं। शैली ओबराय जो कि मेयर पद की उम्मीदवार हैं। शैली जी, पिछली 3 बैठकों में दिल्ली को मेयर नहीं मिल सका, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लगता है कि दिल्ली के हाथ अब अगला मेयर लगेगा? जी देखिए, कल के फैसले ने तो ये साबित कर दिया कि नथिंग इज अबव द लॉ। जो पिछले 3 बार सदन में हुआ, 3 बार गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से सदन को चलाने की कोशिश करी गई, मनोनीत पार्षद को वोटिंग राइट देने की कोशिश की गई, तीनों चुनाव इकट्ठे करवाने की कोशिश की गई। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो दिल्ली की जनता का पिछले 2.5 महीने में समय बर्बाद हुआ है, जनता का नुकसान हुआ है, हमारे लोकतंत्र का अपमान हुआ है, हमारे संविधान का अपमान हुआ है, हाउस का अपमान हुआ है, हम उस सब को मद्देनजर रखते हुए आज एलजी साहब के घर के बाहर उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। क्योंकि एलजी साहब एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनका सबसे पहला उनका जो अधिकार बनता था, जो उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो संविधान की रक्षा करें, उन्होंने संविधान की रक्षा नहीं की, उल्टा संविधान की हत्या करने की कोशिश की गई। आप एलजी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जल्दी चुनाव होगा, आपको लगता नहीं कि अगर ये इस्तीफा हुआ तो तकरार और बढ़ जाएगी, थोड़ी सी डेट और आगे बढ़? जी देखिए, पूरे दिल्ली को ही नहीं पूरे देश को पता लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह जनता के जनादेश का अपमान करती है। दिल्ली की जनता द्वारा जो दिया गया मैंडेट है उसको एक्सेप्ट नहीं करी थी। तो हमारे आज का ये आवाज़ उठाने का ये मकसद है, पूरी जनता को, देश को, जितने भी देशवासी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की नीयत के बारे में बताया जाए। कब तक आखिर मेयर का चुनाव हो सकता है कुछ आप? जी देखिए, हमें पूरी उम्मीद है, कल जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि 24 घंटे के अंदर चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाए, तो हमें उम्मीद है जल्द से जल्द तारीख का ऐलान होगा और जल्द से जल्द चुनाव होगा, दिल्ली को मेयर मिलेगा और दिल्ली को डिप्टी मेयर मिलेगा। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन जारी हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने समन भेजा है मनीष सिसोदिया को। दिल्ली के डिप्टी सीएम को सीबीआई ने मुझे कल फिर बुलाया है, ये कहना है मनीष सिसोदिया का। तो मनीष सिसोदिया को समन भेजा है सीबीआई ने और मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि मुझे कल फिर बुलाया है, मेरे खिलाफ पूरी ताकत लगा रही है सीबीआई और ईडी, ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई मुझे कल फिर बुला रही है। और मेरे खिलाफ पूरी ताकत लगा रही है सीबीआई और ईडी, ये कहना है मनीष सिसोदिया का। तो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि कल सीबीआई के सामने उनकी पेशी होगी, सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। ये आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया का यहाँ पे ट्वीट, दिल्ली के डिप्टी सीएम का। सीबीआई ने कल फिर मुझे बुलाया है, मेरे खिलाफ इन्होंने सीबीआई और ईडी की पूरी ताकत लगा रखी है, ये कहना है मनीष सिसोदिया का। यानी कि इशारों में उन्होंने
बीजेपी पर निशाना साधा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी मैं जांच में सहयोग करता रहूंगा। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। निक्की यादव हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आर्य समाज मंदिर के पुजारी से पुलिस ने पूछताछ की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निक्की यादव हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पुलिस ने आर्य समाज के पुजारी से भी पूछताछ की है। आर्य समाज मंदिर में साहिल और निक्की ने शादी की थी। बड़ी खबर आपको बता दें, 2020 में निक्की और साहिल ने शादी की थी। निक्की हत्याकांड में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 2 दिन की रिमांड में भेज दिया है। निक्की यादव हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्याकांड के सिलसिले में मुख्य आरोपी साहिल गहलोत के अलावा 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साहिल के पिता को भी साजिश में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर आईपीसी की धारा 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा आरोपी साहिल गहलोत के दोस्त, चचेरे भाई और भाई समेत अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। साहिल गहलोत के पिता को अपने बेटे के षड्यंत्र में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि निक्की और साहिल अक्टूबर 2020 में मंदिर में शादी कर चुके थे। बताया जा रहा है कि आरोपी साहिल और निक्की की शादी अक्टूबर 2020 में नोएडा में एक मंदिर में हुई थी। साहिल का परिवार उनकी शादी से नाखुश था। साहिल के परिवार ने दिसंबर 2022 में उसकी शादी तय की और लड़की के परिवार से छुपाया कि साहिल ने निक्की से पहले ही शादी कर ली थी। पुलिस ने रिमांड के दौरान साहिल और निक्की की शादी से जुड़े सर्टिफिकेट भी बरामद किए। तो निक्की यादव हत्याकांड में बड़ा खुलासा सामने आया है। 2020 में निक्की और साहिल ने शादी की थी। आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी की थी। पुजारी से पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। निक्की हत्याकांड में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ये 5 आरोपी जो है वो 2 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। तो निक्की हत्याकांड में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। भिवानी केस पर सियासी हंगामा देखने को मिला है। पीड़ित परिवार से ओवैसी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीड़ित परिवार से ओवैसी मुलाकात करेंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुलाकात करेंगे। सरकार पर ओवैसी ने निशाना साधा है। इन गुटों को राजनीतिक समर्थन हासिल है, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो पीड़ित परिवार से ओवैसी मुलाकात करेंगे। सरकार पर ओवैसी ने निशाना साधा है। इन गुटों को राजनीतिक समर्थन हासिल है, ये भी कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो भिवानी केस पर सियासी हंगामा तेज हो गया है। अब इस केस को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इन गुटों को राजनीतिक समर्थन मिल रहा है। तो भिवानी केस पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे ओवैसी। सरकार पर ओवैसी ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि इन गुटों को सियासी समर्थन मिल रहा है। ये पूरा एक ग्रुप है जो सो कॉल्ड गौरक्षक के नाम पर लोगों को डराता है, एक्सटॉर्शन करता है। और इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि 150 किलोमीटर दूर आकर ये जुनैद और नासिर को किडनैप करते हैं। बल्कि नासिर के एक भाई इस्माइल ने जो कंप्लेन दिया, उसने कहा कि इन्होंने इतना मारा इन दोनों को, पुलिस के हवाले किया। तो पुलिस ने कहा हम नहीं लेंगे इनको क्योंकि मर जाएंगे। तो बाद में इनकी जली हुई लाश और जली हुई गाड़ी मिली। तो ये पूरा इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। जब तक हरियाणा की बीजेपी की सरकार ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देते रहेगी, ये इस तरह का जुल्म ज़्यादती करते रहेंगे, लोगों को मारते रहेंगे और उनका कत्ल करते रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, एआईएमआईएम के अध्यक्ष। उनका साफ तौर पर कहना था, जो उन्होंने बयान अपना दिया है, उनका कहना है कि इनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है इन लोगों को। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। साफ तौर पर ओवैसी कह रहे हैं कि इनको राजनीतिक संरक्षण हासिल है, क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के इनकी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हो सकती, ये ऐसी चीजें नहीं कर सकते। अपराधी को तो पकड़ लिया है, इसके उस पुलिस को मैं भी धन्यवाद करता हूँ, इतनी जल्द जो पकड़ा है। सही बात है।
तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई से वो फिलहाल तो खुश हैं कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि इन गुटों को राजनीतिक समर्थन हासिल है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों गरीब संपर्क यात्रा पर हैं और वो इशारों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमला भी बोल रहे हैं। अब जीतन राम मांझी ने अपने मंत्री पुत्र संतोष सुमन को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट कर महागठबंधन में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बेटे को सीएम पद के लिए योग्य बताते हुए जीतन राम मांझी ने इशारों में तेजस्वी यादव पर भी बड़ा हमला बोला। मांझी ने कहा कि उनका बेटा अधिक शिक्षित है और मुख्यमंत्री उम्मीदवारों को भी पढ़ा सकता है। देखिए, बहुत सी बात प्रतीकात्मक होती है। मेरा कहना यह है कि जब तक इस समाज के लोग, जो समाज त्रस्त है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक हम लोग का कल्याण नहीं होगा। 75 साल तो हो गए, 75 साल में हर तरह की सरकारें आई, लेकिन हमारे लोग नहीं आए। तो क्या विकास नहीं हुई है आपके? हमारे लोग 9 महीना आए तो आपने देखा कि 9 महीना में बिहार में क्या क्या हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ। आज संतोष का नाम इसलिए लेते हैं कि संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है। मेरा कहने का मतलब है कि जो दलित है, गरीब वर्ग के लोग हैं, जिसकी आबादी 90% है, अगर उसका नेतृत्व नहीं होगा तो निश्चित रूप से नेतृत्व कैसे होगा। इसलिए संतोष को हम मुख्यमंत्री के रूप में प्रेषित कर रहे हैं। झारखंड के दुमका में जिला टास्क फोर्स पथराव का मामला सामने आया है। शिकारी पाड़ा में अवैध खदान बंद कराने गई टीम पर कोयला चोरों ने पथराव कर दिया, जिसमें जिला खनन पदाधिकारी की गाड़ी का शीशा टूट गया। इसके साथ ही कोयला चोरों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर खनन पदाधिकारी और पुलिस को करीब आधे घंटे तक घेरे रखा। वहीं किसी तरह लोगों को समझाकर अधिकारी वहां से निकले और फिर कार्रवाई करते हुए खदान के नजदीक से 5 कोयला लदे बाइक को जब्त किया। साथ ही एक युवक को भी हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस हमलावरों की पहचान करने में जुटी हुई है। तो कोयला चोरों के खिलाफ पुलिस ने दबिश दी थी। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। हमलावरों की पहचान करने में पुलिस जो है वो जुट गई है। खनन टास्क फोर्स के द्वारा थाना प्रभारी, मैं खुद और जिला खनन पदाधिकारी और जो भी पुलिस प्रशासन की टीम है, हम लोग शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के हरिल सिंघा क्षेत्र में गए हुए थे। अवैध कोयला जो भी है खदान, उसको डोजरिंग के लिए, और इसी में हम लोग 5 मोटरसाइकिल कोयला के साथ जब्त किए हैं। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और उसमें हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। कान दर्ज करके हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। ये आक्रोश जनता में थी, उनके जीवन यापन की कुछ समस्याएं थी, जिसको और डिस्कस करने के उपरांत ये जानकारी आई, तो हमने उनके साथ आधे घंटे का लगभग हर मुद्दा को सुना और पुनः उस पर विचार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई हम लोग संवैधानिक कार्रवाई जो है उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अब खबर बलिया में हुए गोलीकांड की। यूपी के बलिया में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता और पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता सुरेश वर्मा तहसील से अपने समर्थकों की जमानत कराकर घर लौट रहे थे, तभी बीच रास्ते में उन पर हमला हुआ। वहीं पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। तो बलिया में बलिया के थाना रसड़ा की ग्राम नथुपुर ग्राम सभा में आज एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान श्री सुरेश वर्मा, जो कि थाना गढ़वार के ग्राम असनवार के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुई। इस संबंध में उनके सुपुत्र से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर नामजद 3 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है व तीसरे नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। जो भी इसमें आगे प्रगति होगी, जो विधिक कार्रवाई प्रचलित है, उसमें जो भी प्रगति होगी उससे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर हैं। अमित शाह अपने दौरे के दौरान सबसे पहले नागपुर के दीक्षा भूमि पहुंचे। यहां उन्होंने गौतम बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन किए। इसके बाद अमित शाह ने दीक्षा भूमि में ही पवित्र स्तूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अस्थि कलश का दर्शन किए। आपको बता दें कि दीक्षा भूमि वही स्थान है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी।
अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे के दरमियान नागपुर के अलावा पुणे और कोल्हापुर में कई प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तो नागपुर के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दीक्षा भूमि में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गौतम बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन भी किए। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लग गया है। डेविड वार्नर दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। डेविड वार्नर दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। वार्नर की जगह मैट रेंशो को टीम में शामिल कर लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जब भारत के टॉप ऑर्डर की हालत खराब रही। तो भारत की शुरुआत खराब रही पहली पारी में, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें कि डेविड वार्नर जो है वो दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। कल उनकी हेलमेट पर गेंद लग गई थी और अब खबर ये आई है कि कॉन्कशन के तहत डेविड वार्नर नहीं खेल पाएंगे। मैट रेंशो को उनकी जगह लिया गया है। तो इस खास पेशकश में इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।